प्राचीन भारतीय इतिहास की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हर्यक वंश के बारे में, शिशुनाग वंश के बारे में और नंद वंश के बारे में। आपने पिछले क्लास में मगध के उत्कर्ष के बारे में पढ़ा और देखा कि किस तरीके से मगध साम्राज्य का निर्माण होता है। प्रारंभ में 16 महाजनपद होते हैं और 16 महाजनपदों में सबसे 4 शक्तिशाली महाजनपद निकले, जिनमें से कौशल, वत्स, उज्जैनी यानी अवंती और मगध। लेकिन साम्राज्यवाद के निर्माण के दौर में सबसे आगे मगध निकला और मगध के निकलने के अपने कुछ कारण थे, जिसको हमने पूरी तरीके से पिछली क्लास में डिफाइन कर दिया है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने हर्यक वंश के जो पहला शासक बिंबिसार था उसके बारे में विस्तार से पढ़ लिया था और आज हम लोग बात करेंगे बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है अपने पिता की हत्या करने के बाद। और जब वो गद्दी पर बैठता है तो वो भी एक महत्वाकांक्षी शासक था और जाहिर सी बात है वो भी क्या चाहता था, एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करना चाहता था। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से फैक्ट बेहद महत्वपूर्ण है और कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें हम अपनी इस क्लास में समझेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग IAS, PCS, RO, ARO, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT, TGT, UGC, नेट, JRF की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप में आप हमारी इस क्लास का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप GS भी बेहतर अपना करना चाहते हैं तो आपका इस सीरीज़ में स्वागत है। आप एक एक चीज़ों को डिटेल से पढ़िए और समझिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। देखिए, प्रारंभ में आप देखते हैं कि हर्यक वंश का जो पहला शासक था वो कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश, और हर्यक वंश का पहला शासक कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। ध्यान रखिए, ये बिंदुसार नहीं बिंबिसार है, ठीक है ना। तो पहला शासक कौन था? बिंबिसार। और बिंबिसार एक लंबे समय तक शासन सत्ता संभाल रहा था। अंत में अजातशत्रु तंग आकर अपने पिता की हत्या कर दी और जब अपने पिता की हत्या कर दी तो खुद गद्दी पर बैठ जाता है। और वो कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का नाम कुड़िक में ही मिलता है। क्या नाम मिलता है? कुड़िक। और इसका जो शासन काल होता है 492 से 460 ईसा पूर्व के बीच रहता है। आगे हम लोग देखते हैं, इसने अपने पिता की हत्या करके मगध का सिंहासन प्राप्त किया और इसी के कारण इसे प्रथम पितृ हंता कहा जाता है। यानी पहली बार किसी ने क्या किया? अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। हालांकि ये पूरा वंश ही अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया और इसी हर्यक वंश को इसी कारण इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो कि हमने आगे बताया है, पितृहंता वंश या पितृघाती, यानी पिता के ऊपर घात लगाया गया, यानी उनको मारा गया। लेकिन जैन ग्रंथ हैं वो अजातशत्रु को पितृहंता नहीं मानते हैं। तो आखिर कहता कौन है? तो बौद्ध ग्रंथ अजातशत्रु को पितृहंता मानते हैं। अजातशत्रु को वैदेही पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वैदेही पुत्र, क्योंकि वैदेही का बेटा था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु कौशला देवी का, यानी जो कौशल की राजकुमारी थी, महाकौशल की पुत्री कौशला देवी, उनसे उत्पन्न बताया गया है। और वो बताने वाले कौन से ग्रंथ हैं? बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। यानी बौद्ध धर्म ये कहते हैं कि अजातशत्रु कौशला देवी का बेटा था। क्योंकि प्राचीन काल में कोई ऐसी लिखित जानकारी नहीं मिलती है जिससे ये प्रमाणित हो जाए कि पूरी तरीके से ये किसका बेटा था। तो अलग अलग साहित्यों से समकालीन साहित्य जो लिखे गए या बाद में लिखे गए, उनकी कहानियों को आधार बनाकर यहाँ पर इतिहास तैयार किया गया।
अजातशत्रु मगध के शासक बनने से पहले अंग का गवर्नर था। हमने बताया था कि मगध ने अपना सबसे पहला आक्रमण पड़ोसी क्षेत्र में अंग पर किया। अंग कहां पर था? बिहार में, भागलपुर वाले डिस्ट्रिक्ट में। जबकि जैन ग्रंथ ये बताते हैं कि अजातशत्रु चिलना का पुत्र था। यानी जैन और बौद्ध ग्रंथ दोनों में क्या है? मतभेद है। बौद्धिस्ट कहते हैं कि महाकोशला का बेटा है और जैन ग्रंथ कहते हैं चिलना का बेटा है। अजातशत्रु का जो प्रथम युद्ध कहां से हुआ था? कौशल के राजा प्रसेनजीत से हुआ था। यानी अपने मामा के साथ युद्ध किया था। किसके साथ? मामा के साथ युद्ध किया था। अब क्या था समझिएगा। प्रसेनजीत यानी मगध में कौन है? अजातशत्रु। और कौशल में कौन है? प्रसेनजीत है। दोनों के बीच दो युद्ध होते हैं, ठीक है ना। क्यों युद्ध होते हैं? क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। ऐसी अवस्था में प्रसेनजीत नाराज हुआ कि हमारे बहनोई की आपने हत्या क्यों की। परिणामतः इन्होंने क्या किया? जो कौशल के राजा पहले महाकौशल थे, यानी प्रसेनजीत के पिता थे ये, इन्होंने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया था। किसमें दिया था? दहेज में। ये कहा जाता है काशी स्नान चुन्न के लिए दिया गया था। स्नान चुन्न का मतलब ये होता है कि जब महाकोशला देवी या कोशला देवी स्नान करेंगी तो निश्चित रूप में जब वो श्रृंगार करेंगी नहाने के बाद, तो जो श्रृंगार की सामग्री होगी वो काशी से प्राप्त आय से उसकी पूर्ति की जाएगी। तो उसके लिए एक शब्द आया है स्नान चुन्न। स्नान चुन्न। तो काशी को प्रसेनजीत ने क्या किया? पुनः छीन लिया। और जब काशी को छीन लिया तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत दोनों के बीच क्या हो गया? युद्ध हो गया। और दो युद्ध हुए। तो दो युद्ध हुए। अजातशत्रु का प्रथम युद्ध कौशल के राजा प्रसेनजीत से हुआ। इस युद्ध में प्रसेनजीत क्या हुए? पराजित हुए। और कहां पर शरण लिया? श्रावस्ती में भागकर, क्योंकि श्रावस्ती उस समय कौशल के ही अधीन था। अमित जी कैसे हैं? श्रावस्ती में शरण लिया। उसके बाद पुनः युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध। और जब दूसरा युद्ध हुआ तो इस युद्ध में प्रसेनजीत क्या हो गया? जीत जाता है। और जब प्रसेनजीत जीत जाता है तो वो क्या करता है? काशी को पुनः अजातशत्रु को दे देता है। और अजातशत्रु को देने के बाद अपनी पुत्री वजीरा का विवाह भी अजातशत्रु से कर देता है। यानी पहले बहन वहीं पर ब्याही थी पिता के साथ, और उसके बेटे के साथ इनकी बेटी का भी विवाह हो गया। यानी काशी आप कह सकते हैं कि दो बार दहेज में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? कौशल के द्वारा। किसके द्वारा? कौशल के द्वारा। किसको दिया गया? मगध को। पहली बार किससे दिया गया? पहली बार दिया गया था बिंबिसार को, और दूसरी बार किसको दिया गया? अजातशत्रु को। ठीक है ना। तो ये पहला युद्ध था किसका? अजातशत्रु का। उसके बाद अजातशत्रु का एक दूसरा युद्ध होता है। वो युद्ध होता है वैशाली के लिच्छवियों से। उस दौरान लिच्छवी बहुत मजबूत संघ के रूप में था, और जाहिर सी बात है साम्राज्य विस्तार में अजातशत्रु को, लिच्छवी को पराजित करना बहुत जरूरी था। लेकिन इस बीच कुछ और भी कारण बताए जाते हैं। कौन कौन से कारण हैं देखिएगा। वैशाली के खिलाफ अजातशत्रु की पत्नी पद्मावती ने क्या किया था? उकसाया था कि आपको वैशाली के साथ युद्ध करना चाहिए।
अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर उसने क्यों उकसाया था। आगे देखते हैं। लिच्छवियों पर विजय प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु राजगृह के गृद्धकूट पर्वत पर पहुंचे और यहीं पर थे महात्मा बुद्ध। कौन से? गृद्धकूट पर्वत पर पहुंचे और कहा कि इस वैशाली को कैसे पराजित किया जाए, क्योंकि वैशाली बहुत कई राजाओं का संघ था, मजबूत था, 36 राजाओं का लगभग संघ था, तो उन्हें पराजित करना आसान नहीं था। तो अजातशत्रु किसके पास पहुंचे? बुद्ध के पास। और बुद्ध कहां पर थे? गृद्धकूट पर्वत पर थे। और उनसे सलाह लेकर, किससे? महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध ने कहा वहां पर फूट डलवा दीजिए। तो वैशाली के लिच्छवियों को पराजित तभी किया जा सकता है जब तक वहां पर फूट नहीं डलवाया जाएगा। तो अजातशत्रु ने इसमें कूटनीति का सहारा लिया और अपने 2 मंत्री, एक वशस्कार था और दूसरा सुनीध था, इन दोनों को वहां पर भेज दिया कि आप जाइए और इन समूह के बीच लोगों को के बीच जो है एक असमंजस्य उत्पन्न कर दीजिए। और जाहिर सी बात है, जहां बहुत सारे लोग हों तो वहां पर कुछ ना कुछ परेशानियां तो होती रहती हैं। तो वहां पर भेजा और गणराज्य में क्या किया? फूट डलवा दिया। तत्पश्चात अजातशत्रु ने क्या किया? वैशाली पर, यानी वैशाली के लिच्छवियों पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में 2 बहुत घातक हथियारों का प्रयोग किया गया था। वो घातक हथियार आप लोग फिल्मों में देखे होंगे। एक था रथमूसल और दूसरा था महाशिलाकंटक। रथमूसल जो है एक तरीके से लोहे के चाकू लगे हुए यंत्र होते थे और सारथी का जो रथ चलाता था उसको छुपने का स्थान बकायदा रहता था। और वो उस रथमूसल को क्या करता था? विपक्ष की सेना यानी दुश्मनों की सेना में के बीच ले जाके घुस जाता था। और इसमें जो आरे लगे होते थे वो क्या करते थे? लोगों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देते थे। ठीक है ना? और एक दूसरा हथियार था महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक क्या था? ये एक तरीके से पत्थर फेंकने वाला हथियार था। तो इन 2 गुप्त हथियारों का इसमें प्रयोग किया गया था। तो वही आगे हमने लिखा है, चाकू से लैस था जिसमें सारथी सुरक्षित स्थान होता था और सारथी रथ को हाँक कर शत्रुओं के बीच में ले जाता था और गाजर मूली की तरह क्या कर देता था? काट देता था। महाशिलाकंटक यानी बड़े पत्थरों को फेंक कर मारना, यानी बड़े आकार का एक यंत्र था जो लोगों को फेंक कर मारता था। पीछे जो बाहुबली की फिल्म आई है उसमें इसको दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिएगा इस युद्ध में, यानी वैशाली की इस युद्ध में एक महोदय अजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलपुत्र गोशाल थे। अब पता नहीं ये युद्ध में कौन सा धर्म प्रचार कर रहे थे और इसी युद्ध में ये क्या है? मारे गए। कौन? मक्खलपुत्र गोशाल। इसीलिए पूछा जाता है कि मक्खलपुत्र गोशाल किस युद्ध में मारे गए थे या कौन सा धर्म का संस्थापक युद्ध में मारा गया था? तो अजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे और मक्खलपुत्र गोशाल थे और यही युद्ध में मारे गए थे। अब सोचिएगा कि इस युद्ध को जीतने में लगभग 10 से 16 वर्ष की सफलता मिली, क्योंकि इसमें लगभग 36 राज्यों का क्या था? संघ था। ठीक है ना? एक ग्रंथ है सुमंगल वाशिनी। इससे पता चलता है कि गंगा नदी के किनारे एक रत्नों की खान थी। अब यहां पर कारण बताया जा रहा है कि किस कारण वैशाली, मगध और वैशाली के मध्य युद्ध हुआ। तो इसमें यह बताया जाता है, यह ग्रंथ कौन सूचना देता है? सुमंगल वाशिनी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि सुमंगल वाशिनी से यह जानकारी मिलती है किस युद्ध के? मगध और वैशाली के बीच के युद्ध की जानकारी सुमंगल वाशिनी से पता चलता है। इसमें पता चलता है कि गंगा नदी के किनारे एक रत्नों की खान थी और उस खान को लेकर वज्र और मगध यानी वैशाली और मगध के बीच क्या था? अपने अपने समझौते थे।
लेकिन अंत में वज्र संघ ने इस समझौते को क्या कर दिया, माना ही नहीं। और जब नहीं माना तो मगध ने कहा यार सारे रत्नों को तुम हड़पे ले रहे हो, तुम हमारे रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं। तो परिणाम क्या हुआ, दोनों के बीच युद्ध हुआ, क्योंकि यह समझौते का वज्र ने उल्लंघन किया था। वज्र संघ यह वैशाली की राजधानी थी, तो संपूर्ण खान पर अधिकार कर लिया था। इसी कारण दोनों के मध्य क्या हो गया, युद्ध निश्चित हो गया। और जब युद्ध निश्चित हो गया तो जाहिर सी बात है युद्ध तो होना ही था। इसके साथ साथ और कुछ थे। बिंबिसार ने लक्ष्मी राजकुमारी चेलना से उत्पन्न पुत्र हल और बेहल, ये दो बेटे थे बिंबिसार, ये अपना हाथी सेनाग और रत्नों की एक माला जिसे बिंबिसार ने इन दोनों को दिया था, ठीक है ना। और ये दोनों लेकर जब प्राप्त हो गए, चूंकि हाथी अद्भुत माना जाता रहा उसको, तो अजातशत्रु इन दोनों की मांग कर रहा था। और इस कारण अजातशत्रु ने की मांग पूरा ना होने के कारण, चूंकि ये दोनों अपने नाना के यहां चेटक के यहां भाग गए, ठीक है ना, वैशाली भाग गए। और जब वैशाली भाग गए तो अजातशत्रु की पत्नी का नाम पद्मावती था, उसने क्या किया, इन लोगों अपने पति अजातशत्रु को इन दोनों के बीच उकसाया, कहा कि देखिए तुम राजा हो, तुम्हारा आदेश नहीं मान रहा है। अब अजातशत्रु को भी थोड़ा सा प्राउड फील होने लगा था, क्योंकि मगध उस दौर का मजबूत संघ था, मजबूत राज्य था। और ऐसी स्थिति में अपने दावे को, आदेश को पालन कराना कहीं ना कहीं अजातशत्रु ने युद्ध करने का निर्णय लिया। तो युद्ध क्या हो गया, लगभग निश्चित हो गया। एक तीसरा कारण भी यह बताया जाता है कि मगध और वज्र संघ के बीच संघर्ष का एक कारण और था कि गंगा नदी थी। और गंगा नदी पर किसका अधिकार था, वज्र संघ का। वज्र संघ ने इस पर नियंत्रण स्थापित कर रखा था। और गंगा नदी उस समय क्या था, व्यापार का माध्यम था। और उस व्यापार पर अधिकार करने के लिए, चूंकि पूर्वी भारत से जुड़ने के लिए, समुद्र तटों तक जुड़ने के लिए नदी का प्रयोग आवश्यक था। तो जाहिर सी बात है यह भी एक कारण बनता जाके। अजातशत्रु की कन्या का भी नाम पद्मावती मिलता है, यह थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अजातशत्रु की पत्नी का भी नाम पद्मावती मिलता है और बेटी का भी नाम मिलता है, कहीं कहीं अलग अलग बुकों में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अजातशत्रु की कन्या पद्मावती का विवाह राजा वत्स, राजा वत्स, ये कौशांबी वाला क्षेत्र था, कौशांबी, जिसे हम कोशम भी कहते हैं, कोशम के राजा उदयन के साथ हुआ था। अजातशत्रु धार्मिक रूप से थोड़ा सा उदार था, ठीक है ना दोस्त। हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में हिंदी टाइप नहीं है, और इस कारण इसको प्रयोग इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश के साथ हो गया है। तो ये उदार लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो अजातशत्रु धार्मिक रूप से क्या था, उदार था। ये कहा जाता है कि प्रारंभ में वो जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में अपने राजवैद्य या राज्य के जो वैद्य थे, जीवक, उसी के कहने पर वो भगवान बुद्ध की शरण में चला गया था। आगे हम बताते हैं इसके बारे में। तो वो पहले जैन धर्म के था, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। और भरूत स्तूप देखिएगा, स्तूपों में सबसे प्राचीनतम स्तूप है कौन सा, भरूत का। और भरूत का स्तूप कहां है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहां है, सतना जिले में, ठीक है ना। तो इस स्तूप में अजातशत्रु को भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया, इसीलिए पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो ये दोनों तथ्य महत्वपूर्ण है कि भरूत स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के किस जिले में है, सतना में पड़ेगा। आवाज बढ़िया से आ रही है, तो एक बार कमेंट जरूर कर दें। इसी बीच
अजातशत्रु के समकालीन अवंती, अवंती मतलब उज्जैनी, उज्जैन का जो शासक था उससे शत्रुता हो गई। परिणाम स्वरूप अजातशत्रु ने क्या किया, अपने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया। ये पूछा जाता है कि राजगृह का दुर्गीकरण कराने वाला कौन था, तो वो था अजातशत्रु। जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, यानी जैनी था, किंतु बाद में वो बुद्ध का आदर करने लगा। उसने राजगृह में बुद्ध की अस्थियों का एक स्तूप का भी निर्माण करवाया। कौन? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के समय में ही महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों को निर्वाण प्राप्त हुआ था। पूछ लिया जाता है कि जब इन्हें, वॉइस क्लियर है, थैंक यू। ये पूछा जाता है कि महावीर और महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण है वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। ये बहुत रिपीटेड प्रश्न है, अमित जी बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई, जिनको हमने बौद्ध धर्म में बहुत डिटेल से पढ़ा दिया है। आप प्लेलिस्ट में या यूट्यूब चैनल पर जाके आप क्रमशः देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। 32 वर्ष शासन करने के बाद उदयन ने अपने पिता यानी अजातशत्रु की हत्या कर दी। ठीक है ना? क्या कर दिया? हत्या। यानी अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी और फिर उनके बेटे ने अजातशत्रु की हत्या कर दी, और फिर उदयन की भी हत्या इनके बेटे कर देते हैं। यानी पूरा जो वंश है वो पितृहंता वंश है, और जो अंतिम शासक होता है उसकी हत्या एक दूसरे अमात्य ने कर दिया। आगे देखते हैं। मंजिल निकाय से पता चलता है अजातशत्रु अवंती के शासक चंद्रप्रदोत के संभावित आक्रमण की सुरक्षा हेतु राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। तो चंद्रप्रदोत, देखिए प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है, बिंबसार, बिंबसार, ध्यान रखिएगा बिंदुसार नहीं है, बिंबसार। बिंबसार के समय मगध, बिंबिसार तो मगध का शासक था, तो अवंती का कौन शासक था? अवंती का था चंद्रप्रदोत था। और जब मगध का शासक अजातशत्रु हुआ तब भी चंद्रप्रदोत शासक था, यानी मैच करता है। लेकिन उदयन वत्स, वत्स मतलब कौशांबी वाला क्षेत्र, इलाहाबाद वाला क्षेत्र, कोशम कह सकते हैं, वहां का राजा उदयन था। और उदयन कौन था? अजातशत्रु का दामाद था। तो इसकी मध्यस्थता के कारण दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं हो पाई। दोस्तों, मगध और अवंती एक दूसरे को लगातार टक्कर देते रहे हैं, क्योंकि अवंती के पास भी काफी हद तक संसाधन मौजूद थे। पूरे 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा संसाधन तो मगध के पास मौजूद थे, और यही कारण है कि मगध ने क्या किया? अखंड भारत का निर्माण करने में सफल हुआ। अवंती के पास भी लोहे की खानें थी, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। क्या है? एक्सेप्शनल है। तो अवंती के पास भी लोहे की खानें थी। ये प्रश्न आयोग में पूछा गया है, और पूछा क्यों गया है? इसका कारण यही है कि और लोगों को याद ही नहीं रहता है, कि वो सोचते हैं कि लोहे की खानें ज्यादातर मगध के आसपास रही होंगी, और मगध ऑप्शन में दिया नहीं जाता है। तो अवंती के पास भी क्या थे? मगध की वो लोहे की खानें थी। मंजिल निकाय के अनुसार अजातशत्रु ने ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र के महत्व को पहचाना। लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध और सुरक्षा से पाटलिपुत्र ग्राम का क्या किया? दुर्ग का निर्माण करवाया। और इस दुर्ग का निर्माण करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए महात्मा बुद्ध स्वयं आए थे। और महात्मा बुद्ध जब पाटलिपुत्र नगर का उद्घाटन करने आते हैं तो वो भविष्यवाणी करते हैं। क्या भविष्यवाणी करते हैं? कि एक दिन पाटलिपुत्र भारत का एक
प्रधान केंद्र बनेगा व्यापार, वाणिज्य और राजनीतिक क्षेत्र में। और महात्मा बुद्ध की ये वाणी सत्य साबित होती है। तो बुद्ध ने क्या किया था? भविष्यवाणी किया था कि पाटलिपुत्र भारत का क्या है? प्रधान नगर बनेगा जो व्यापार और वाणिज्य का केंद्र रहेगा। ठीक है ना। अजातशत्रु 6 प्रधान धार्मिक संतों के मिलने के बाद किसके पास पहुंचे? महात्मा बुद्ध के पास। हालांकि महात्मा बुद्ध के पास पहुंचाने का जो महत्वपूर्ण था वो था जीवक, जो इसका राजवैद्य था। ठीक है ना। क्या था? राजवैद्य था। तो जीवक के बारे में हमने बुद्ध को जब पढ़ाया तो जीवक के बारे में एक बड़ा विस्तृत वीडियो बनाया है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो जीवक क्या था? जीवक एक राजवैद्य था, तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त किया था और इसकी माँ का नाम शालवती था। बाकी शेष आप यूट्यूब चैनल पे जाके पीछे देख सकते हैं। जीवक के कहने पर महात्मा बुद्ध की शरण में अजातशत्रु पहुंच गया। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, स्वागत है आपका। तो जीवक के कहने पर ही महात्मा बुद्ध की शरण में गए और अजातशत्रु पश्चाताप करता है कि हमने अपने पिता की हत्या कर दी। तो अजातशत्रु के हत्या को स्वीकार कर लिया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब आप अपनी गलती को स्वीकार कर लिया तो अब इसमें पाप लगने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। यह प्रश्न पूछा गया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। पीछे भी आया है ये प्रश्न, पीछे भी एक्सप्लेन किया गया था और वहां पे ये बताया गया था कि पहले यहां पे देखें, 8वें वर्ष यानी जब महात्मा बुद्ध गद्दी पर बैठा, जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठा उसके 8वें वर्ष बाद, 8 वर्षों बाद महात्मा बुद्ध को जीवन से मुक्ति मिल गई, यानी महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अजातशत्रु ने राजगृह के चारों ओर धातु की जो बनवाया था स्तूप वगैरह, वो यहां पर 18 महाविहारों की निर्माण करवाया था। अभी जब असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था उसमें बिंबिसार के शासनकाल का वर्ष दिया गया था मैच कराने के लिए, और अजातशत्रु का भी मैच कराने के लिए दे दिया गया था। तो ऐसा प्रश्न जल्दी से पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये प्रश्न आसानी से इसलिए हो गया था कि अजातशत्रु से अधिक शासन किया था किसने? बिंबिसार ने। तो सबसे अधिक जो शासन वर्ष था वो बिंबिसार का था और जो कम था वो अजातशत्रु का हो गया। ठीक है ना। तो उदयन ने 32 वर्ष तक इन्होंने क्या किया था? अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया था और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की क्या कर दिया था? हत्या करवा दी। पीछे हमने बताया कि पूरा वंश ही पितृहंता वंश है, सब एक अपने बाप को मारकर गद्दी प्राप्त किए थे। अजातशत्रु के बाद कई शासक हुए। अब कौन कौन से शासक हुए इसकी जो सूचना मिलती है उस पर 2 साहित्य अलग अलग सूचना देते हैं, जिनमें से बौद्ध साहित्य ये कहते हैं कि उदयन, अनिरुद्ध, मुंड और नाग दशक शासक हुए। ये बौद्ध ग्रंथ बताते हैं। तो इनका क्रम पूछ लिया जाता है, क्योंकि अजातशत्रु तक इतिहास में तो मजा आता है, लेकिन जो बाद के शासक होते हैं इनको लोग छोड़ देते हैं। तो इनका क्रम पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, उदयन, अनिरुद्ध, मुंड और नाग दशक। जबकि जैन ग्रंथ इस पर क्या बताते हैं, यानी जैन साहित्य ये कहते हैं कि दर्शक, नंदिवर्धन, उदयन और महानंद शासक हुए। ठीक है ना। तो इस तरीके से इनका ये क्रम है। जैन वाला बहुत सटीक नहीं माना जाता है, लेकिन बौद्ध वाला वो पूछा जाता है, उसे ध्यान जरूर रखिएगा। जब कठिन प्रश्न बनाना होता है तो ऐसे ही बनाए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे हम लोगों को भी परीक्षा देने जाना है तो ऐसे राजाओं का क्रम देख के जाना पड़ता है, क्योंकि ये पता है कि हमको भी नहीं याद है, ये दूसरे को भी नहीं याद है, क्योंकि बिंबिसार के बारे में पढ़ा जाता है और उदयन के बारे अजातशत्रु के बारे में पढ़ा जाता है और थोड़ा बहुत उदयन के बारे में भी आ जाता है। लेकिन उदयन के बाद
कोई क्रम नहीं मिलता है ठीक से, और इसीलिए इनका क्रम क्या है पूछ लिया जाता है। उदयन या इसी को उदयभद्र कहा जाता है। इसका जो शासनकाल था वो 460 से 444 ईसा पूर्व तक था। पुराणों के अनुसार अजातशत्रु का पुत्र दर्शक गद्दी पर बैठा, यानी पुराण भी अलग अपनी स्टोरी बताते हैं, लेकिन जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन या उदयभद्र गद्दी पर बैठा, अर्थात मगध का शासक बना। अब मगध के शासकों का क्रम पूछ लिया जाता है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, ठीक है ना। तो उदयभद्र गद्दी पर बैठा और यानी राजा बना। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसे भी पितृ हंता कहा गया, ठीक है ना, और जैनी तो मानते ही नहीं। जबकि परशिष्ट पर्वन, ये मिस्टेक हो गया है, ये परशिष्ट पर्वन लिखा हुआ है, पर्वन, ठीक है ना। अब जो लिख दिया वो थोड़ा सा इससे मिटता नहीं है, मिटेगा तो पूरा क्लीन हो जाएगा। तो ये हेमचंद्र की रचना है। इस ग्रंथ के बारे में पूछ लिया जाता है, किसकी रचना है, हेमचंद्र के। तो हेमचंद्र ने परशिष्ट पर्वन में क्या बताया है कि इसे पितृभक्त बता दिया। अब ये पितृभक्त पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन परशिष्ट पर्वन के रचनाकार कौन है, हेमचंद्र, ये बहुत पूछा जाता है, अपना इसका रिकॉर्ड है। हेमचंद्र के परशिष्ट पर्वन के अनुसार उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र अर्थात कुसुमध्वज नगर की स्थापना की थी। पूछा जाता है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। हालांकि फयान किसको कहता है, अजातशत्रु को, लेकिन परशिष्ट पर्वन किसको कहते हैं, वो कहते हैं उदयन को, ठीक है ना। और कहां पर, गंगा और सोन नदियों के संगम तट पर। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था, और यह कहा जाता है कि एक बार जब वो धर्म उपदेश सुन रहा था, उस दौरान एक भिक्षु के भेष में जो अवंती के शासक पालक था, इस समय यानी उदयन के समय, इसके उदयन के समय अवंती का शासक कौन था, पालक, ये ध्यान रखिएगा। तो पालक का एक गुप्तचर आता है और वो क्या करता है, उदयन को छुरा भोंक कर हत्या कर देता है, ठीक है ना, यानी मार देता है। और ये एक तरीके से पालक का गुप्तचर भी बताया जाता है। उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक राजा हुए, और इस वंश का जो अंतिम शासक कौन था, नागदशक। इसलिए पूछ लिया जाता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है, तो वो कौन है, नागदशक। आइए आगे हम लोग देखते हैं। चार सौ 12 ईस्वी तक इसने शासन किया था, कौन, नागदशक ने, और सबके सब क्या थे, पितृहंता थे, पितृहंता थे। नागदशक के सेनापति कौन था, शिशुनाग थे। शिशुनाग नागदशक की हत्या कर दी, और इस तरीके से हर्यक वंश का क्या हो गया, अंत हो गया, और अंतिम राजवंश की नींव पड़ती है, और वो थे शिशुनाग वंश के। अगर सिलेबस स्पीड में खत्म करना है तो निश्चित रूप में ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। तो शिशुनाग वंश का जो समय है वो 412 बीसी से 344 बीसी तक है। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव डाली, यानी स्थापना किया, और पाटलिपुत्र के स्थान पर इसने राजधानी किसको बना दी, वैशाली को बनाई। पूछ लिया जाता है कि मगध की कौन कौन सी राजधानियां थी, तो मगध की कई राजधानियां थी, गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली। कौन कौन सी, गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली, ठीक है ना। लेकिन एक लंबे समय तक कौन रहेगा, पाटलिपुत्र
सबसे ज्यादा समय तक उपयोग था। अब इसने वैशाली को राजधानी क्यों बनाई? क्योंकि शिशुनाग की जो माँ थी उसका जन्मस्थल था कौन सा? वैशाली। और इसी कारण इसने क्या किया, इसकी माँ की जन्मस्थली होने की वजह से इसने क्या किया, वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शासक बनने से पहले शिशुनाग बनारस का गवर्नर था, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अजातशत्रु शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? अंग का, ठीक है ना। उसी तरीके से शिशुनाग भी गवर्नर बनने से पहले मगध का शासक बनने से पहले बनारस का गवर्नर था। मैच कराए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। शिशुनाग ने वैशाली नगर की पुनः स्थापना की थी। शिशुनाग ने ही सर्वप्रथम अवंती को जीता, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि अवंती एक विशाल, मजबूत और शक्तिशाली महाजनपद था। और अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने वाला कौन था? शिशुनाग। अब देखिएगा अवंती ने क्या किया था। अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया था। और जब शिशुनाग ने अवंती को पराजित कर दिया तो वत्स भी इसके अधिकार क्षेत्र में आ गया। अब प्रश्न क्या बनता है, वत्स को यानी कौशांबी को या कोशम को या इलाहाबाद वाले इस क्षेत्र को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? तो वो था शिशुनाग, ठीक है ना। और क्यों मिला लिया? क्योंकि अवंती के अधीन था, अवंती को पराजित किया तो ये भी मगध के अधिकार में आ गया, ठीक है ना। उसने कुल 18 वर्षों तक, शिशुनाग ने 18 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद जो अगला शासक आता है वो होता है काला शोक। काला शोक 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक शासन किया और पुराणों में इसे काकवर्ण कहकर संबोधित किया। और इसने वैशाली से जो राजधानी है, कहां से? वैशाली से राजधानी कहां पर ट्रांसफर कर दिया? मगध कर दिया, ठीक है ना। यानी पाटलिपुत्र ले आया। कहां ले आया? पाटलिपुत्र। तो वैशाली से जो राजधानी का ट्रांसफर पाटलिपुत्र कौन करता है? वो काकवर्ण करता है या काला शोक करता है। काला शोक के समय दूसरी बौद्ध संगीत हुई थी, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगर बौद्ध संगीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो पीछे हमने बौद्ध धर्म पढ़ाया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत विस्तार से पढ़ाया है, अच्छे से समझाया है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। बहुत विस्तार से पढ़ा रहे हैं, अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आपकी जो जीएस की जो समस्या है, प्रश्न मिस्टेक होते रहते हैं, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हिस्ट्री चल रही है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। हर्षचरित के अनुसार काला शोक की हत्या महापद्म नंद ने की थी, क्या करके? चाकू मार करके। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था, या महानंदा भी कहा जाता है। और अगला जो वंश है वो कौन सा है? महापद्म नंद, यानी नंद वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे। और महापद्म नंद इस वंश का पहला शासक था, क्योंकि भारत का पहला ऐतिहासिक शासक कौन माना जाता है? महापद्म नंद। क्यों माना जाता है? आइए इसके बारे में देखते हैं। तो नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। नंदों के बारे में ब्राह्मणों के बीच तीखा संवाद था। दरअसल में नंद शासक जितने भी थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, अर्थात ब्राह्मणों को प्रश्रय नहीं दिया। और ब्राह्मण इसलिए नंदों से क्या थे? नाराज थे। और ब्राह्मणों के नंदों के नाराज होने का परिणाम यह हुआ कि उनको तरह तरह के हीन शब्दों से संबोधित किया गया। किसको? नंद को। उसको बहुत ही, नंद शासकों को, खासकर अंतिम शासक जो घनानंद था, शक्तिशाली था,
उसको विलासिता में ग्रसित बता दिया, जबकि उसके पास 2 लाख सैनिक थे। दुनिया में उस दौरान किसी के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। 20,000 हाथी थे, 20,000 या 80,000 के आसपास थे, अभी आगे हम डिफाइन करते हैं। तो इतना मजबूत शासक था, और उसको ब्राह्मण साहित्य ने जिस तरीके से हीन कह के संबोधित किया है, वो अपने आप में समझने का विषय है। तो इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पुराणों में इसे सर्वछत्रांक कहा गया। सर्वछत्रांक का मतलब क्या है? क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्या कहा गया? कि क्षत्रियों का नाश कर दिया। किसने? नंदों ने। इसे एकराट कहा गया। एकराट का मतलब होता है समुद्र पर्यंत, यानी उन सीमाओं तक का राजा जहां तक समुद्र की सीमाएं हैं। तो नंद शासकों ने भारी भरकम उपाधियां ग्रहण की थी। तो एकराट एक भारी भरकम उपाधि है, ठीक है ना। ये कह लीजिएगा हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी उपाधि है उनमें से एकराट आती है। यानी वहां तक का राजा जहां तक समुद्र की सीमाएं समुद्र से मिलती हैं, यानी उस भूभाग उस खंड का राजा। तो एकराट इनमें से सबसे बड़ी उपाधि है। महापद्मनंद को द्वितीय परशुराम भी कहा गया है। क्या कहा गया है? द्वितीय परशुराम या अपरो परशुराम भी कहा गया है। इसी को भार्गव शब्द से भी संबोधित किया गया है। किसको? महापद्मनंद को। कल्कि या काली भी कहा जाता है, परशुराम का अवतार भी कहा गया है। तो इस तरीके से महापद्मनंद को बड़ी भारी भरकम उपाधि धारण करने वालों में से थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने पहली बार दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। ठीक है ना। यहां पर विंध्य पर्वतमाला है। कौन सी? विंध्य पर्वतमाला। नीचे एक नदी है, नासिक से निकलती हुई है, और इस नदी का नाम है गोदावरी। कहां से निकलती है? नासिक। याद रखिए, नाक से निकल के गोद में आ गई। ठीक है ना। तो यहां पर अश्मक था, अश्मक था, और यहां पर था मगध। तो यहां पर दक्षिण भारत में विंध्य पर्वत का जो नीचे का भाग है, यह दक्षिण भारत कहलाता है। तो दक्षिण भारत में पहुंचने वाला सबसे पहला शासक कौन था, यानी साम्राज्य विस्तार के दौर में? वो था महापद्मनंद। कौन था? महापद्मनंद। जिस तरीके से मध्यकालीन इतिहास में अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, उसी तरीके से महापद्मनंद पहला शासक था जिसने मगध के विस्तार को लेकर दक्षिण भारत में आक्रमण किया। और यह आक्रमण कहां किया था? अश्मक पर। और जैसे ही अश्मक को जीता, मगध साम्राज्य काफी बड़ा हो चुका था। सर्वप्रथम दक्षिण की विजय इसी ने किया था। ध्यान रखिएगा, यह कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत की विजय करने वाला सबसे पहला सम्राट कौन था? तो वो था महापद्मनंद। महापद्मनंद, ठीक है ना। अपना राज्य विस्तार गोदावरी नदी तक पहुंचा दिया। यह पहला ऐतिहासिक शासक माना जाता है। सबसे पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक कहते किसे हैं? ऐतिहासिक कहने की एक परिभाषा क्या है? दोस्तों, जो चीज हम साहित्य में पढ़ें और उसको खुदाई में प्राप्त कर लें, यानी जिसकी पुष्टि साहित्य और पूरा तत्व दोनों से हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक कहते हैं। ठीक है ना। ये समझिएगा। तो भारत का पहला जो ऐतिहासिक शासक कहा जाता है, वो कहा जाता है नंद शासक महापद्मनंद को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका उल्लेख खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिल जाता है। यानी साहित्य में तो पढ़ने को मिलता है,
और पुरातत्व का साक्ष्य कहाँ से मिल जाता है? अभिलेखों से मिल जाता है। तो इसी के कारण भारत का पहला ऐतिहासिक शासक कौन था? महापद्म नंद। महापद्म नंद, और ये एक तरीके से शूद्र वंश का शासक था। कौन से वंश से बिलोंग करता था? शूद्र शासक। ठीक है। कलिंग विजय और जैन धर्म स्वीकार करने का उल्लेख कहां से मिलता है? खारवेल। दोस्तों, अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे हमारे आए हैं तो आपका स्वागत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसने कलिंग जिन की मूर्ति कहां पर ले आया? मगध उठा लाया। ठीक है ना। यानी कलिंग कहां पर था? कलिंग ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है, जो आजकल उड़ीसा कहा जाता है, ये कलिंग है। तो मगध ऊपर होगा और यहां से आक्रमण किया, और यहां से क्या किया? एक जिन मतलब समझ रहे हैं? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की प्रतिमा कहां ले गया? उठा ले गया मगध। और उसके बाद जब खारवेल यहां का शासक होता है तो वो मगध पर आक्रमण करता है, और वही मूर्ति क्या है? पुनः ले आता है। तो इस तरीके से ये कहा गया महापद्म नंद ने, इस अभिलेख से जानकारी मिलती है, जिनकी मूर्ति मगध उठा लाया, और इस अभिलेख से जानकारी मिलती है। महापद्म नंद ने एक नहर का निर्माण करवाया था। पुराणों में हमने बताया है कि जितने ब्राह्मण साहित्य हैं, चूंकि पुराण ब्राह्मण साहित्य माने जाते हैं, पुराणों में नंदों को अधार्मिक कह के पुकारा गया है, यानी धर्म के अनुसार काम नहीं करते थे। धर्म के अनुसार काम नहीं करते थे। कौन? नंद। अब नंद क्यों धर्म के अनुसार काम नहीं करते थे? क्योंकि हमने बताया ना, जैन जितने भी महापद्म नंद या नंद वंश के शासक थे, वो किसके पोषक थे? वो जैन धर्म के पोषक थे, और ब्राह्मणों को दरबार में स्वागत नहीं करते थे। और बाद का जो घनानंद था, उसने तो जो मौर्य शासक के साथ कौटिल्य था, उसका तो अपमान ही किया था, ऐसा कहा जाता है। तो ये आरोप लगाया जाता है किसके ऊपर? नंदों के ऊपर। अधार्मिक यानी धर्म के अनुसार काम न करना। अर्थरुचि यानी जो केवल धन पर विश्वास करते हो। नौ नवति द्रव्य कोटेश्वर कहकर उनकी निंदा की गई है। बौद्ध ग्रंथों में ये ग्रंथ लिखा हुआ है, बौद्ध ग्रंथों को नंदों का अज्ञात, ये थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया, इस लाइन को छोड़ देते हैं, टाइप नहीं हो पाया सही से। अब देखिएगा, नंदों ने बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। इसने कौशल, पांचाल, कौशेक, पूर्व, मिथिला, सूरसेन, कलिंग, अश्मक, इन सारे राज्यों को मगध में मिला लिया। यानी उत्तर भारत पर एक बड़ा विशाल साम्राज्य खड़ा हो चुका था। किसके समय में? नंदों के समय में। ठीक है ना। अभी इसी को आगे कौन बढ़ाएगा? चंद्रगुप्त बढ़ाएगा। और चंद्रगुप्त का युद्ध सैलुकस से होगा। सैलुकस पराजित होगा, परिणामतः 4 प्रांत अफगानिस्तान वाले हिंदुस्तान को मिल जाते हैं, तो पूरा एरिया भारत के अंडर में आ जाता है। तो ये बाद में होगा, लेकिन नंदों ने मगध साम्राज्य के निर्माण में एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। देखिए, बहुत सारे क्षेत्र इन लोगों ने जीत के मगध साम्राज्य में मिला लिया। और सबसे अहम बात थी कि उन्होंने किसको जीत लिया था? अश्मक को। अवंती को तो शिशुनाग ने ही जीत लिया था। ठीक है। क्या लिखा, थोड़ा सा दूर होने की वजह से बड़ा छोटा दिख नहीं रहा है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। अज्ञातवास, इसके बाद कई नंद शासक हुए। उनमें से करीब 8 नंद शासकों का नाम आता है। उग्रसेन, पांडुक, पांडुगतिक, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविंद दास, सिद्ध, कैवर्त, नंद।
दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, इनका क्रम जरूर याद रखिएगा। ये क्रम पूछे क्यों जाते पता है? चाहे जितना पढ़ने वाला हो, अगर इनमें कोई 4 नाम दे दिया तो निश्चित रूप में आप गलत करके आएंगे। आयोग में जो परीक्षा लेने के लिए बैठे हैं वो जानते हैं कि आप इसको गलत करके आओगे, किसी का सही नहीं होगा। ऐसे ही जो क्वेश्चन क्रम को सही कर ले गए वो सुपर हीरो की तरह होते हैं। तो ऐसे जब क्वेश्चन आया करें तो उनको रिपीटेड करके डाल दिया करो, ऐसे एक साइन बना दिया करो, और एग्जाम से पहले इसे जरूर देख के बच्चा है। ये एग्जाम के समय जब पढ़ोगे तो याद रहेगा, 2 दिन 3 दिन तक याद रहेगा, उसके बाद भूल जाएंगे। जैसे आज आप पढ़ा रहे हैं तो मुझे कुछ कुछ याद आ रहा, नहीं तो इससे पहले पूरी तरीके से भूला हुआ था। अब मुझे यह भी पता है कि अगर इसको दे दिया जाए तो कोई भी जल्दी से इसको हल नहीं कर सकता। यानी 95% 99% स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, वो फ्लॉप हो जाएंगे। अब इसको कैसे याद रखोगे? इनका 4-4 का क्रम बना लो, ठीक है ना? 4 ऊपर 4 नीचे, और घनानंद को तो आपको पता ही रहेगा क्योंकि इसका मगध मौर्य वंश के शासक के साथ युद्ध होता है, चंद्रगुप्त के साथ। तो उग्रसेन आपको याद ही रहेगा, पांडुगतिक, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविंदपाल, दाससिद्ध और कैवर्त। इसको क्रम बना के आप याद रखिएगा। तो अब अंतिम शासक घनानंद है, लास्ट में है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अगले दिन हम लोग मौर्य वंश के बारे में नहीं, मौर्य वंश से पहले हम लोग देखेंगे कि जो पश्चिम की तरफ से आक्रमणकारी आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर बहुत बड़े हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख के एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि स्पीड से काम हो सके। घनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था। पहला आपका प्रश्न यहाँ से तैयार हो रहा है। घनानंद के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। किसके समय होता है? घनानंद के समय में। यूनानी इतिहासकार घनानंद को अग्रमीज और जेंद्रामीज से पुकारते हैं। पूछा गया है कि अग्रमीज किसे कहा गया है, जेंद्रामीज किसे कहा है। असल में यूनानी जो इतिहासकार हैं चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कह के संबोधित करते हैं। इसी तरीके से यूनानी जो इतिहासकार हैं वो घनानंद को अग्रमीज और जेंद्रामीज कह के पुकारते हैं, जबकि पुराणों में इसको क्या कहा गया है? अग्रसेन कहा गया है। तो घनानंद का जो सेनापति था कौन था? भद्रशाल, और इसका एक अन्य मंत्री सक्टाल था, ठीक है ना। जब सक्टाल की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र स्थूलभद्र को मंत्री बना देता है। ये स्थूलभद्र वही व्यक्ति है जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कहाँ जाता है? बौद्ध धर्म जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। स्थूलभद्र जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। तो स्थूलभद्र ने क्या किया? बाद में जैन धर्म ग्रहण कर लिया। तो स्थूलभद्र क्या बता रहा है? हाँ, फिर से ध्यान दीजिएगा। घनानंद का सेनापति कौन था? भद्रशाल, और इसका एक अन्य मंत्री कौन था? सक्टाल। पूछ लिया जाता है कौन कौन से मंत्री थे? सक्टाल थे, भद्रशाल थे। किसकी सेना में थे? घनानंद की सेना। सक्टाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र स्थूलभद्र को मंत्री पद दिया जाता है, लेकिन स्थूलभद्र क्या करते हैं? जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है ना। स्थूलभद्र कौन बन जाता है? जैन साधु बन जाता है, जिससे उसके भाई सिंह को यह पद दे दिया जाता है। तीन सौ 22 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंदो शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की नींव डाले थे। अब इसके बारे में अभी तो कल की क्लास में हम पश्चिम से जो आक्रमण होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमको लगता है 2 क्लास वहाँ पर हमको लगानी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कोशिश है हम एक ही क्लास में समेटते हैं। दूसरी या तीसरी क्लास में निश्चित रूप में मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हम कर देंगे। और मौर्य साम्राज्य को पढ़ने के लिए कम से कम ये मान के चलिएगा, अगर आप विस्तृत तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं
तो 6-7 क्लास जरूर लग जाएंगी और 1-1 घंटे से कोई भी क्लास कम नहीं होगी। फिर भी हमारी कोशिश है कि हम कोई टॉपिक छोड़े ना और विस्तार से आपको समझा सकें। तो मौर्य वंश की क्या पड़ गई, नींव पड़ गई। खैर अभी हम देखते हैं। नंद शासक परम धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि उनकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक थे, यानी उस दौरान की सबसे बड़ी सेना थी। और 20,000 घुड़सवार और 3 से 6,000 तक हाथी थे। यानी बड़ी मात्रा में इतनी बड़ी सेना को चुनौती देना सिकंदर के बस की बात नहीं थी। और इसी कारण सिकंदर के जो सैनिक थे अब वो टूट चुके थे। एक तो वो थके हुए थे, टूट चुके थे, और इतनी बड़ी या इतना बड़ा मगध साम्राज्य, उससे लड़ने की क्षमता भी नहीं बची थी। खैर जब अभी हम पढ़ाएंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी कारण सिकंदर की हिम्मत मगध पर आक्रमण करने की नहीं हुई। नंद शासकों ने महापद या महापद्मपति की उपाधि धारण की। महापद्मपति का मतलब है एक ऐसी सेना, ये सेना लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा, थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों का ट्रांसलेट है, मतलब दोनों को मिला के लिखा गया है। सेना का स्वामी जो इतनी विशाल कमल के रूप में संगठित है, यानी जिस तरीके से कमल खिलता है, ठीक है ना, सारी पंखुड़ियां बीज को समेटी रहती हैं, ठीक उसी तरीके से पद्म महापद्मपति कहा गया है। नंद शासकों की जो उपलब्धियां हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उस दौरान की सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। नंदों को भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण में आक्रमण अधिकार किया, आसमाक उत्तर में, कौशल कौशाम्बी सब पूरे अधिकार में आ चुके थे। नंद पहला ऐसा वंश था जिसने प्रथम बृहत मगध साम्राज्य की स्थापना की। उसने पाटलिपुत्र के समस्त उत्तरी भाग को अपना केंद्र बना दिया, यानी अब मगध क्या हो गया, उत्तर भारत का केंद्र बन चुका था। आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए हमारे चैनल को। नंदों के बारे में कुछ अच्छी बातें हैं। यह कहा जाता है कि समस्त नंद शासक परम धनी थे, यानी इन्होंने जनता के ऊपर टैक्स बहुत लगाया। और टैक्स के बारे में यह कहा जाता है कि हाँ, उसके जो अधीन मंत्री थे वो वंशागत थे, ठीक है ना। नंद शासकों ने ब्राह्मण धर्म के अनुसार अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया था, और परिणाम स्वरूप ब्राह्मण नंदों से क्या थे, नाराज थे। और इसी दौरान यानी 6ठी शताब्दी ईसा यानी नंदों के काल में वर्ष, उपवर्ष, वरुऋच, पाणिनि, कात्यायन जैसे विद्वान इसी काल में हुए थे। पूछ लिया जाता है कि इनका काल कौन सा है, यानी पाणिनि किस काल के थे, तो पाणिनि नंद वंश के दौरान इनका काल था। या वरुऋच, उपवर्ष, वर्ष, ये सब अलग अलग करके पूछे जाते हैं। कात्यायन का काल पूछ लिया जाता है। हमने सबको एक साथ मिला के आपके सामने रख दिया। तो जाहिर सी बात है, अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि नंदों के काल के कौन से विद्वान थे। वर्ष, उपवर्ष, वरुऋच, पाणिनि और कात्यायन। बस समाप्त हो रहा है। हाँ, नंदों ने बाट माप का मानकीकरण किया। बाट माप का मतलब क्या है, जैसे कौन सी सामान आपको कितना लेना है, तो ये एक तरीके की व्यवस्था है। यानी व्यवस्था को क्या किया, सुदृढ़ीकरण किया। अब आप आम लेने गए, केला लेने गए, कितना मिलना चाहिए, तो उसका क्या किया, मानकीकरण कर दिया। और नई प्रणाली नंदोपक्रमाण मनान का निर्माण करवाया, यानी ये चलाया। नंदों ने सिंचाई का कार्यों को पूरा कराया। सिंचाई कार्य है तो इसने नहरों का निर्माण करवाया। नंद वंश पहला वंश था जिसने बड़े पैमाने पर आहत सिक्के जारी किए थे। आहत सिक्के, ये इन्हीं को पंच मार्क सिक्का कहा जाता है, क्योंकि कोई ऐसा टुकड़ा लिया जाता था, उसमें क्या किया जाता था, जोर से ऐसे निशान मार दिया जाता था। बोर्ड पे नहीं मारेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसमें 5 निशान बन जाते थे। तराजू बन जाता था, सांप बन जाते थे, पेड़ बन जाता था, चांद बन जाता था, और स्वास्तिक का निशान भी बन जाता था। अब इस सिक्कों के बारे में बात करेंगे तो हम बताएंगे कि कौन कौन से निशान बनते हैं, लेकिन बहुत सारे निशान थे, लेकिन 5 रहते थे।
पुराणों में नंद शासकों को पद्मपति अर्थात अतुल धन का स्वामी कहा गया है। मुद्रा राक्षस में नंद शासकों को अर्थरुच कहकर संबोधित किया गया, अभी पीछे रिपीट हो गया है, और उनकी निंदा की गई है। कथा सरित सागर में एक स्टेटमेंट है और वो कहा गया है कि नंदों के पास 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थे, और संगम साहित्य में भी नंद राजाओं ने पहले पाटिलपुत्र में धन क्या किया, संचित किया और फिर गंगा की घाटी में गाड़ दिया। यानी बड़ी मात्रा में लोगों के ऊपर टैक्स लगाया और जब धन इकट्ठा हुआ तो उसको क्या किया, गंगा के किनारे किसी धारा में गाड़ दिया जाके। ठीक है ना। एक खास बात है कि नंदों ने नंद जो शासक थे वो सोना कहाँ से मंगवाते थे, साइबेरिया से। दोस्तों ये प्रश्न अभी पूछा नहीं गया है किसी भी एग्जाम में, मैंने इतने प्रश्न देखे हैं, ये अभी नहीं पूछा गया है। और जिस बार भी एग्जामिनर के हाथ में ये पड़ेगा प्रश्न, आप देख लीजिएगा ये हर हाल में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि कहीं भी साइबेरिया से सोना मंगवाने का प्रमाण नहीं है, केवल नंदों के अलावा पूरे भारत में। नंदों की संपत्ति का उल्लेख ह्वेनसांग ने भी किया है, और संगम कालीन एक कवि है मामूल नार, इन्होंने भी उल्लेख किया है। अब मामूल नार का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा मजाकिया है, थोड़ा समझिएगा कि क्या है। मामूल नार ने क्या कहा है, मामूल नार ने एक रचना में कहा कि एक नायिका जो विरह वेदना से पीड़ित है, यानी अपने पति की प्रेम में, वो कहती है कि क्या मेरे पति को नंदों का पाटिलपुत्र में संचित गंगा में छिपा हुआ धन मिल गया है। यानी इतना धन नंद शासकों ने एकत्र किया, इतना एकत्र किया कि वो एक समय लोक कथा में प्रचलित हो गई। महापद्म नंद ने उन बड़ी मात्रा में करारोपण किया, यानी पशुओं के चमड़ों पर, खानों के पत्थरों पर भी कर लगा दिया। इससे धन जो इकट्ठा हुआ लगभग 80 करोड़ था, और इसको ले जाके कहां गाड़ दिया इन्होंने, कमलेश कैसे हो, और एक पर्वत पर क्या कर दिया, गुफा में छुपा दिया। और ये कहा जाता है यही धन बाद में कौन प्राप्त किया, चंद्रगुप्त ने, और इससे एक साम्राज्य का निर्माण किया। क्या किया, एक साम्राज्य का निर्माण किया, यानी सेना बनाई। यानी जब धन मिल गया चंद्रगुप्त को, सेना का निर्माण किया और मगध पर क्या किया, आक्रमण किया। तो दोस्तों आज की ये शेष यही तक है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े। शाम की क्लास रोज़ हमारी 9:30 बजे के आसपास हम शुरू कर देंगे, कोशिश है 9 बजे शुरू कर दें। तो 1 घंटा लगभग 17 मिनट की एक क्लास हो गई, क्योंकि एक टॉपिक है उसको कंप्लीट करने में समय लग जा रहा है। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश तीनों क्या हो गए, समाप्त हो गए। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू।